नमस्कार। आज हम बात करेंगे एंड एज 38 की। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे। एक इंटैंजिबल एसेट यानी एक अमूर्त संपत्ति की पूरी कहानी, उसके जन्म से लेकर उसके काम करने और आखिर में बिजनेस से बाहर जाने तक, सब कुछ एकदम आसान भाषा में। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। किसी भी कंपनी की सबसे कीमती संपत्ति क्या होती है? मन में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी मशीनें, शानदार ऑफिस बिल्डिंग्स, यही सब ना। लेकिन सच तो ये है कि आज की दुनिया में कई कंपनियों की सबसे बड़ी दौलत वो चीजें हैं जिन्हें हम देख या छू ही नहीं सकते। सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, यही है वो इनविजिबल वैल्यू या इनटैंजिबल एसेट्स। और इसीलिए इनको समझना आज के दौर में बहुत बहुत जरूरी हो गया है। तो आज हम एक इनटैंजिबल एसेट की पूरी जीवन यात्रा पर चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये अदृश्य मूल्य है क्या। फिर देखेंगे कि एक एसेट का जन्म कैसे होता है। इसके बाद रिसर्च और डेवलपमेंट के अहम फर्क को जानेंगे, उसकी वर्किंग लाइफ को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि जब उसकी वैल्यू कम होती है या वो बिक जाती है तो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ठीक है, तो सबसे पहले ये अदृश्य मूल्य या इनविजिबल वैल्यू आखिर है क्या चीज, इसको परिभाषित करते हैं। देखिए, इंड AS 38 इसे बहुत साफ तौर पर बताता है। एक अमूर्त संपत्ति वो है जिसे पहचाना जा सके, जो गैर मौद्रिक हो और जिसका कोई भौतिक स्वरूप ना हो। मतलब आप इसे छू नहीं सकते, लेकिन इसकी एक कीमत है और ये भविष्य में कंपनी को फायदा पहुंचाएगी। अच्छा, अब एक बात समझनी होगी। हर आइडिया या कॉन्सेप्ट एक एसेट नहीं बन जाता। किसी भी इनटैंजिबल चीज को कंपनी की बैलेंस शीट पर जगह पाने के लिए, यानी जन्म लेने के लिए, कुछ बहुत सख्त मानदंडों पर खरा उतरना पड़ता है। तो एक इनटैंजिबल एसेट का DNA क्या होता है? इसमें 3 चीजें होनी ही चाहिए। पहला, आइडेंटिफाइबिलिटी, यानी उसे कंपनी से अलग करके बेचा या लाइसेंस पर दिया जा सके। दूसरा, कंट्रोल, मतलब कंपनी का उस एसेट से मिलने वाले फायदों पर पूरा नियंत्रण हो। और तीसरा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी ये पक्का हो कि उससे भविष्य में या तो कमाई बढ़ेगी या लागत कम होगी। अब मान लीजिए कोई चीज इन तीनों DNA टेस्ट को पास कर लेती है, तो भी उसे 2 एंट्री गेट्स पार करने होते हैं। पहला, ये लगभग तय हो कि भविष्य में उससे आर्थिक लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे। और दूसरा, उसकी लागत को भरोसे के साथ नापा जा सके। जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, सिर्फ तभी उसे एक एसेट के तौर पर मान्यता दी जाती है। चलिए, अब एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आते हैं। ये वो जगह है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है, खासकर जब कोई कंपनी खुद कोई एसेट बना रही हो। ये फर्क है रिसर्च और डेवलपमेंट के बीच का। ये फर्क समझना अकाउंटिंग के नजरिए से बहुत जरूरी है। देखिए, रिसर्च फेज में आप सिर्फ खोज कर रहे होते हैं। भविष्य में फायदा होगा या नहीं, कुछ पक्का नहीं होता। इसलिए इस पर लगा सारा पैसा उसी साल का खर्चा, यानी एक्सपेंस, मान लिया जाता है। लेकिन डेवलपमेंट फेज में आप उस रिसर्च को एक असल प्लान या डिजाइन में बदल रहे होते हैं। यहाँ फायदे की उम्मीद कहीं ज्यादा होती है और इसीलिए अगर कुछ शर्तें पूरी हो जाएं, तो इस खर्च को एक्सपेंस दिखाने की बजाय एक एसेट बना दिया जाता है। इसी को कहते हैं कैपिटलाइजेशन। तो वो शर्तें क्या हैं? कैपिटलाइज करने के लिए इन 6 बाधाओं को पार करना होता है। प्रोजेक्ट तकनीकी रूप से पूरा हो सकता हो, कंपनी का इरादा उसे पूरा करने का हो, उसे इस्तेमाल करने या बेचने की क्षमता हो, भविष्य में आर्थिक लाभ मिलना लगभग तय हो, उसे पूरा करने के लिए पैसे और लोग हों, और उसकी लागत को सही सही मापा जा सके। एक भी शर्त अगर रह गई तो सारा का सारा खर्चा एक्सपेंस बन जाता है। चलिए, एसेट बन गया, बैलेंस शीट पर आ गया। अब उसकी वर्किंग लाइफ शुरू होती है। तो सवाल उठता है कि इसकी कीमत कैसे तय होगी और समय के साथ इसका हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा। या कंपनी के पास मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं। पहला है कॉस्ट मॉडल, जो कि डिफ़ॉल्ट और सबसे आम तरीका है। इसमें एसेट को उसकी लागत पर दिखाते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम करते जाते हैं। दूसरा है रीवैल्यूएशन मॉडल, जो बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसमें एसेट को उसकी मौजूदा बाजार कीमत यानी फेयर वैल्यू पर दिखाते हैं। पर ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर इंटेंजिबल्स का कोई एक्टिव मार्केट होता ही नहीं है। अब बात करते हैं एसेट की उम्र की। ये 2 तरह की हो सकती हैं। एक होती है फाइनाइट लाइफ, मतलब उसकी एक तय उपयोगी जिंदगी है, जैसे कोई पेटेंट या सॉफ्टवेयर लाइसेंस। इन्हें एमोटाइज करना, यानी इनकी लागत को इनकी उम्र में बांटना जरूरी होता है।
दूसरी होती है इनडेफिनिट लाइफ, जहां ये पता नहीं होता कि ये कब तक फायदा देगी, जैसे कोई बहुत मशहूर ब्रांड या ट्रेडमार्क। इन्हें एमोर्टाइज नहीं किया जाता। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने 10 लाख रुपए में एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खरीदा। और अगर इस लाइसेंस की यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो कंपनी हर साल 2 लाख रुपए यानी 10 लाख को 5 से भाग देकर को खर्च के तौर पर दिखाएगी। बस इसी सीधी सादी प्रक्रिया को एमोर्टाइजेशन कहते हैं। अब हम इस एसेट की कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, उसका हेल्थ चेक यानी इम्पेयरमेंट और उसका अंत यानी डी-रिकग्निशन। तो क्या होता है जब किसी एसेट की वैल्यू अचानक गिर जाए? मान लीजिए टेक्नोलॉजी बदल गई या बाजार में कोई नया बेहतर प्रोडक्ट आ गया। ऐसी सिचुएशन में होता है इम्पेयरमेंट लॉस। ये तब होता है जब किताबों में एसेट की जो कीमत दिख रही है वो उसकी असली वसूली योग्य कीमत से ज़्यादा हो जाती है। इसका पता लगाने के लिए एक इम्पेयरमेंट टेस्ट किया जाता है। इसमें हम एसेट की किताबी कीमत यानी कैरिंग वैल्यू की तुलना उसके रिकवरेबल अमाउंट से करते हैं। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब है कि उसे इस्तेमाल करने से या उसे बेचने से दोनों में से जहां भी ज्यादा पैसा मिलेगा वो अमाउंट। अगर किताबी कीमत ज्यादा है तो जो भी अंतर है उसे नुकसान मान लिया जाता है। और हाँ, जिन एसेट्स की उम्र अनिश्चित होती है उनका ये टेस्ट हर साल करना अनिवार्य है। और आखिर में आता है डी-रिकग्निशन। ये बहुत सीधा है। जब एसेट बेच दिया जाता है या उससे भविष्य में कोई भी फायदा मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है तो उसे किताबों से हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में जो भी लाभ या हानि होती है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो इस पूरी कहानी के बाद ऑडिटर्स और इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी ने सब कुछ सही और पारदर्शी तरीके से किया है? देखिए, पारदर्शिता के लिए कंपनियों को कई ज़रूरी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, जैसे कि एसेट की यूजफुल लाइफ क्या है, उसे अमोर्टाइज करने का कौन सा तरीका अपनाया गया है, उसकी कुल किताबी कीमत कितनी है और साल की शुरुआत से लेकर अंत तक उसकी वैल्यू में क्या-क्या बदलाव आए हैं। ये सारी जानकारी इन्वेस्टर्स को ये समझने में मदद करती है कि कंपनी के इंटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू कितनी भरोसेमंद है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, जैसे जैसे बिजनेस की वैल्यू फिजिकल चीज़ों से निकलकर सॉफ्टवेयर, डेटा और ब्रांड्स जैसी इनटैंजिबल चीज़ों में बसती जा रही है, हमारी अकाउंटिंग की भाषा, जो सदियों से ज़मीन और मशीनों को गिनने के लिए बनी थी, उसे इस नई अदृश्य दुनिया को सही से पकड़ने के लिए खुद को कैसे और कितना बदलना होगा?